आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों भारतीय रफाल स्पेशल हैं और कैसे ये भारतीय रफाल बिना अपने रेडार का प्रयोग किए हुए एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन रफाल्स को स्पेशल बनाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यानी कि स्पेक्ट्रा। अगर स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो इसमें सभी सेंसर्स यूनिफाइड तरीके से काम करते हैं, यानी कि सारे सेंसर्स एक पूरे नेटवर्क में मिलकर काम करते हैं, जिससे इसकी कैपेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। आइए समझते हैं स्पेक्ट्रा के सभी सेंसर्स को एक एक करके। इस सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है उसको FSO कहा जाता है, यानी कि फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स। ऑप्ट्रॉनिक्स इस तरीके के डिवाइस होते हैं जो ऑप्टिकल एनर्जी यानी कि लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसी वजह से इस तरीके के सिस्टम्स को जैम नहीं किया जा सकता। आइए FSO को थोड़ा करीब से देखते हैं। FSO में दो सेंसर्स होते हैं। पहली यूनिट जो कि स्क्वायर शेप में है उसको कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन यूनिट कहा जाता है। इस पैकेज में टीवी और इंफ्रारेड दोनों तरीके के सेंसर्स होते हैं, यानी कि अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहा जाए तो आपके पास में एक वीडियो कैमरा और एक इंफ्रारेड वीडियो कैमरा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सेंसर की रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सेंसर लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन, 3D ट्रैकिंग और वेपन कंट्रोल जैसे फंक्शन करने में सक्षम है। वहीं अगर बात की जाए इसके इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की है, और ये दोनों के दोनों सेंसर रेडार और पॉड के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो ये स्टैंड अलोन यूनिट यानी कि बिना किसी यूनिट के सपोर्ट के अकेले भी काम कर सकते हैं। ये दोनों पैसिव सेंसर्स हैं, यानी कि ये दोनों सेंसर किसी भी तरीके की रेडिएशन को एमिट नहीं करते, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट की करंट लोकेशन एनिमी को नहीं पता चलती है। आइए समझते हैं एक टिपिकल मिशन को। मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलाके में जाता है, तो इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले दुश्मन के अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्शन के लिए ये रेडार्स इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडिएशन मारेंगे। आ रही रेडिएशन को ये एयरक्राफ्ट सेंस कर सकता है और समझ सकता है कि रेडार कहाँ पर है। इस तरीके के सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर में रेडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे सिस्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं। मान लीजिए कि इसी मिशन के दौरान दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। इनसे बचने के लिए आपको इवेसिव मनूवर तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन काउंटर मेजर भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जैसे कि शाफ्ट्स और फ्लेयर्स। इस तरीके के सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम कहा जाता है, और इस कैटेगरी में आते हैं डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स, शाफ्ट्स, फ्लेयर्स और टोड डिकॉयस। टोड डिकॉयस आमतौर पर एक इस तरीके के सिस्टम्स होते हैं जिनको वायर की मदद से एयरक्राफ्ट के पीछे डिप्लॉय कर दिया जाता है, और मिसाइल्स को लगता है कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट वो हैं, और इस तरीके के सिस्टम्स की मदद से एयरक्राफ्ट एनिमी मिसाइल से बच सकता है। और उसके बाद ये दोनों एयरक्राफ्ट और रेडार एक दूसरे को जैम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इस तरीके की कोशिश को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहा जाता है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की मदद से आप ये सारे के सारे ऑपरेशंस बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्पेक्ट्रा के सारे सेंसर्स को एक एक करके डिटेल में। FSO के बारे में हम लोगों ने बात पहले कर ली है, जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन यूनिट होती है। इस एयरक्राफ्ट में आगे की ओर लेजर वार्निंग रिसीवर लगे हुए हैं। ये लेजर वार्निंग रिसीवर कॉकपिट के दोनों तरफ लगे हुए हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट के इनटेक के कॉर्नर पर दोनों तरफ रेडार वार्निंग रिसीवर भी लगे हुए हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके के सेंसर इस एयरक्राफ्ट के दोनों तरफ हैं। इस एयरक्राफ्ट के कनार्ड्स के पास में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के लिए जैमर दिए हुए हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इन जैमर्स को एयरक्राफ्ट के कनार्ड्स के पास में दोनों तरफ देख सकते हैं। ये सारे के सारे सेंसर्स फॉरवर्ड लुकिंग हैं, यानी कि सामने की ओर देखते हुए सेंसर्स हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की टेल पर बैकवर्ड लुकिंग और साइड लुकिंग सेंसर्स लगाए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट की टेल के ऊपर एक रेक्टेंगुलर पॉड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके ऊपर दोनों तरफ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर और रेडार वार्निंग रिसीवर लगे हुए हैं। पीछे की ओर इस एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स के ऊपर जैमर है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स की बात की जाए, इंजन्स के दोनों साइड शाफ्ट डिस्पेंसर हैं और विंग्स के कॉर्नर पर फ्लेयर डिस्पेंसर हैं, यानी कि ओवरऑल स्पेक्ट्रा अकेले ही
इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर करने में सक्षम है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे मिशन के ऊपर हैं जिसके ऊपर आपको रेडियो साइलेंस मेंटेन करना है। इस तरीके के मिशन को एमकॉन अल्फा कहा जाता है, यानी कि पूरी तरीके से रेडियो साइलेंट, यानी कि एमिशन कंट्रोल अल्फा। और इस तरीके के मिशंस में आप अपने रेडार को ऑन नहीं कर सकते, आपको अपने पैसिव सेंसर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये स्टोरी है जापान के पर्ल हार्बर पे अटैक को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अटैक करते समय जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो जापानीज प्लेन्स एमकॉन अल्फा पे थे, यानी कि पूरी तरीके से रेडियो साइलेंट थे। और इस वजह से क्वेश्चन उठता है कि ये एयरक्राफ्ट नेविगेट कैसे कर रहे थे। वेल, उस समय हवाई के कैपिटल होनोलुलु में एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था और ये रेडियो स्टेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था और ये एयरक्राफ्ट उसी सिग्नल के ऊपर होम करते हुए हवाई तक पहुंचे थे और पर्ल हार्बर के ऊपर वो डेविस्टेटिंग अटैक किया था। लेकिन अब जब पैसिव सेंसर्स बन चुके हैं तो ये एयरक्राफ्ट रेडियो साइलेंट रहते हुए भी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और इनफैक्ट टारगेट को ट्रैक करके उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। आजकल की मिसाइल्स बहुत ज्यादा केपेबल हो चुकी हैं। पुराने जमाने में अगर आपके 6 पर यानी कि बिल्कुल पीछे एनिमी एयरक्राफ्ट है तो उसका मतलब ये है कि दे विल शूट यू डाउन, यानी कि वो आपको मार गिराएंगे। लेकिन आजकल की मिसाइल्स ओवर द शोल्डर कैपेबिलिटी से लैस हैं और अगर आपका विंगमैन इन एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है तो आपका एयरक्राफ्ट ओवर द शोल्डर आपके विंगमैन द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट की मदद से इन एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन रफाल के केस में आपको विंगमैन की आवश्यकता नहीं है। रफाल का मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जो कि इस एयरक्राफ्ट की टेल के ऊपर माउंटेड होता है, वो माइका मिसाइल के साथ में मिलकर बिना इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के प्रयोग से एट योर 6 यानी कि बिल्कुल पीछे जो टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज करने में अकेले ही सक्षम है। रफाल के लेटेस्ट वर्जन्स में DDM-NG का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। DDM-NG मिसाइल अप्रोच वार्निंग का काम तो करता ही है, लेकिन ये डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर का काम भी कर सकता है। साथ ही इसके प्रयोग से आप माइका मिसाइल को भी गाइड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक टेस्ट के दौरान माइका मिसाइल और DDM-NG के प्रयोग से रफाल ने अपने बिल्कुल पीछे यानी कि एट इट्स 6 एक टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था, वो भी तकरीबन 18 किलोमीटर दूर बिना IRST और रेडार के प्रयोग के। DDM-NG रफाल के लेटेस्ट वर्जन्स में लगाया गया है और इस वजह से ये क्वेश्चन उठ सकता था कि क्या भारतीय वायुसेना के रफाल जेट्स में DDM-NG है या पुराना मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला रफाल की उस फोटोग्राफ में जब इसकी टेल के ऊपर से पेंट छूटा हुआ नजर आया था। हालांकि वो इंडिकेशन था कि किस तरीके की टेस्टिंग भारतीय वायुसेना करती है, लेकिन इस फोटोग्राफ में DDM-NG को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि भारतीय रफाल स्पेशल है और ये बिना रेडार के प्रयोग के अपने टारगेट्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के रफाल BVR में तो बहुत केपेबल हैं ही, लेकिन शॉर्ट रेंज में भी इनका कोई सानी नहीं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।